जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एकदम बेहतरीन अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आशा करता हूं कि एक प्यारे से तरीके से आप सभी लोग अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट भी निश्चित है, फॉर्म आने की डेट भी निश्चित है। तो फिर हमें अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़नी चाहिए जो हमें अपनी मंजिल से दूर ले जाती हो। तो आपका एग्ज़ाम आपकी मंजिल है, उस मंजिल तक के सफ़र को बहुत ही प्यारे तरीके से तय करना है और हर कमी को पूरा करते हुए चलना है, और कुछ भी कमी ऐसी छोड़नी नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी मंजिल से दूर करे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कल के टॉपिक में से, और फिर हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तब तक मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। तो कल के क्वेश्चंस में से आप मुझे बताइए कि अ, जो गति के समीकरण हैं, गति के समीकरणों की खोज किसने की थी? मेरा प्रश्न आपसे है कि गति के समीकरण की खोज किसने की थी? गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन की खोज किसने की? इक्वेशन ऑफ मोशन के इन्वेंटर कौन थे? बताइए। तो उदय प्रताप हमारे साथ हैं अभी, और आशीष तिवारी हैं। ऑपरेशन हुआ है हाथ का, अगर हाथ सही से जुड़ा है तो कोई इशू नहीं है भाई। संतराज हैं, आनंद कुमार हैं, राहुल, विशुल हैं, बिट्टू हैं, सौरभ हैं, और आदित्य हमारे साथ हैं, राम विशाल हैं, विकास हैं, बंटी। बहुत बढ़िया, गुलशन संजू के आंसर आ रहे हैं, और हमेशा की तरह आप बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। देख के अच्छा लगता है कि हाँ, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से रिवाइज हो रही हैं। सचिन, सिद्धुल और इंदिरा हैं, नीतीश हैं, प्रवीण, प्रेम हैं, रोहित हैं, दीपिका हैं, हरिओम हैं, रिया, विशाल हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। और मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी इस बात में कंफ्यूज नहीं है। जैसे अगर हम जब इस प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं या रिवाइज नहीं करते हैं, तो हमारे मुंह से आंसर न्यूटन निकलता है। जहां भी गति देखी न्यूटन। तो गति के नियम जरूर न्यूटन साहब ने दिए हैं, लेकिन गति के जो समीकरण हैं वो आपके गैलीलियो साहब ने ही दिए हैं, जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। ठीक है जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, और सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर है। तो ये सदियों पुरानी बातें हैं, जब हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था 2D मोशन, द्विविमीय गति। और द्विविमीय गति में हमने 4 तरह की गतियों को देखा, जिसमें से बाकी सारी गतियों के बारे में कल हम बात कर चुके थे। एक गति जिसका नाम था आपका कोणीय गति, यानी कि एंगुलर मोशन को हमने छोड़ दिया था। तो आज की जो हमारी कहानी रहेगी वो सारी की सारी कोणीय गति पर रहेगी, एंगुलर गति पर रहेगी। तो एंगुलर गति क्या है? कोणीय गति है जब कोई भी वस्तु गोल घूमती है और एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को हम कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए भाई, पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर रही है, भैया ये तो आवर्ती गति भी है। बिल्कुल है। तो मैंने कल ही कहा था कि ऐसा नहीं है कि एक वस्तु एक ही तरह की गति करे, गति उसकी कई तरीके की हो सकती है। ठीक है। तो कोणीय गति का मतलब है जब कोई वस्तु एक पूरा चक्कर लगाए। अब पूरा चक्कर लगाने के 2 तरीके। कैसे? जब आपकी शादी होगी तो आप अपनी बीवी के साथ 7 चक्कर लगाएंगे हवन कुंड के आसपास। यानी कि हवन कुंड के आसपास कहने का अर्थ है कि आप किसी अन्य वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी शादी को साल 6 महीने हो जाएंगे और हल्की फुल्की जो प्यार है हल्का हल्का होना शुरू हो जाएगा, और फिर लड़ाई झगड़े होंगे, आपकी बीवी किसी बात पे एक रैपट मारेगी आप पे, और आप अपने ही चारों ओर घूम जाएंगे, एक चक्कर पूरा ले जाएंगे। तो उस समय पे आप अपने ही चारों ओर घूम जाएंगे। बताइए, सही कह रहा हूं मैं? कि अगर आपकी बीवी आपके एक मारे हल्का सा, तो आप अपने ही चारों ओर घूम जाएंगे। तो गोल घूमने के 2 तरीके हैं। एक तो आप किसी अन्य वस्तु के चारों ओर घूमें, और एक तरीका है कि आप अपने ही चारों ओर घूमें। तो कोणीय गति को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला तरीका होता है पहला तरीका होता है पहला तरीका होता है कोणीय गति में वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। तो जो भी मेरे प्यारे दोस्त नोट करते हैं, आराम से नोट करिए, खूब समय मिलेगा उन्हें। तो सर्कुलर मोशन का मतलब है जब आप किसी के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे आप 7 फेरे ले रहे थे, तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति।
जब कोई वस्तु अन्य वस्तु के चारों ओर घूमती है। जैसे कि अगर प्रश्न आए कि बताइए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है, ये कोणीय गति है, वृत्तीय गति है, एंगुलर मोशन है या सर्कुलर मोशन है? तो आप कहोगे, सॉरी, ये किस तरह का मोशन है? तो आप कहोगे कि ये सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति है। यानी कि है तो कोणीय गति, लेकिन कोणीय गति को अंदर भी ये स्पेशली सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति है। इसी तरीके से जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, ये भी कैसी गति है? ये भी सर्कुलर मोशन है। आराम से बढ़िया तरीके से आराम से बढ़िया तरीके से आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम मोशन के दूसरे टाइम पर चलेंगे। फिर हम मोशन के दूसरे टाइप पर चलें। नोट कर लीजिए, आराम से सभी लोग नोट कर लीजिए। प्रैक्टिकली बता रहे हैं क्या? हमारे हाथ में टैटू है भैया, टैटू देखिए मिटवा लीजिए, लेजर से टैटू मिट जाता है, आप आराम से। और अभी से मिटवा लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि टैटू के मिटने में 2-3 ढाई 3 महीने कम से कम लग जाते हैं। जिसको भी चश्मा है लेजर ऑपरेशन करा सकते हैं, लेसिक करा सकते हैं, लेसिक चल जाता है। लेकिन करवा लीजिए सब कुछ पहले ही, ऐसा नहीं है मेडिकल से पहले करवाओ आप, आपको 10 दिन मिले। संदीप यू आर लीजेंड भाई, बहुत सारा प्यार, आप सब लोग लीजेंड हैं और बस मिलकर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करूंगा इतना नोट हो गया होगा। अब दूसरी गति जो मैंने आपको बताई थी, जब कोई वस्तु अपने ही चारों ओर घूमती है, जैसे कि लट्टू हो गया, तो इस तरह की हर एक गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। यानी कि एंगुलर मोशन जो है, कोणीय गति, दो तरह की है। पहली सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति, और दूसरी है घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन। तो आप देखें लट्टू का घूमना, प्रश्न आएगा कि लट्टू का घूमना किस तरह की गति है, तो आप कहोगे लट्टू तो अपने ही चारों ओर घूमता है, तो ये रोटेशनल मोशन है। अगर आप देखें घड़ी की सुइयों का घूमना, तो घड़ी की सुइयां भी तो अपने ही चारों ओर घूम रही हैं ऐसे करके, इसका एक सिरा फिक्स है, अपने ही चारों ओर ये घूमती रहती हैं। अगला प्रश्न आएगा पंखे का घूमना, तो भाई पंखा भी अपने ही चारों ओर घूम रहा है। ये पंखा है, पंखे के ब्लेड्स हैं, ये अपने ही, तो पंखा खुद के चारों ओर घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पंखा है पूरे कमरे में ऐसे चक्कर लगा रहा है। अगला प्रश्न आएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखिए पृथ्वी दोनों तरह की गति करती है, पृथ्वी दोनों तरह की गति करती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमे तो वो करती है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। लेकिन आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती हुई भी आगे बढ़ती है, तो जब अपने ही चारों ओर घूम रही है तो उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे, घूर्णन गति हम कहेंगे। क्या इतने ही प्रश्न आएंगे? हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साइकिल के पहिए में कौन सी गति है? तो शुभम साइकिल का पहिया अपने चारों ओर घूम रहा है। अब आपको बार बार ऐसे ना पूछने की जरूरत है, ना सारे ये रटने की जरूरत है, आपको समझ में आ गई एक बात तो आप खुद से इसके आंसर कर सकते हैं, है ना भाई? सारे के सारे आंसर आप खुद से कर सकते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होता है। आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। पहिए का घूमना, बहुत बढ़िया। अमरेंद्र कुमार जी बिल्कुल भैया, प्रणाम, सिलेक्शन के बाद मिलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल मिलेंगे, और सिलेक्शन के बाद आप सभी से मिलने का आनंद ही अलग होता है। चलिए, तो अगर इतना आपको क्लियर है, एक बात थम्स अप करिए, नोट हो गया है तो फिर आप लोग थम्स अप करें, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूं। बहुत बढ़िया, तो सभी का नोट हो चुका है। संतोष कुमार, यस सर, वेरी गुड। संदीप, सोनम, सभी लोगों को क्लियर है। चलो, अब थोड़ा सा आगे चला जाए। देखिए कि एक अगली टर्म आती है अब, आपसे पूछा जाएगा आवृत्ति क्या होती है। आपसे पूछा जाएगा आवृत्ति क्या होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना कि जब कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, मान लो कोई वस्तु बहुत तेज घूम रही है, बहुत तेज, और हम ये जानना चाहते हैं कि 1 सेकंड में इसने कितने चक्कर लिए, तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में
लिए गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में लिए गए चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या। देखो, जब कोई चीज बहुत तेजी से घूमती है तो हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड में कितने चक्कर ले रही है। जैसे आपके घर की जो मोटर है पानी उठाने वाली, 1 सेकंड में बहुत सारे चक्कर ले देती है। तो उसी को क्या कहते हैं? हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और मान लो अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 चक्कर ले रही है तो हम कहेंगे इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। कितनी है? 10 हर्ट्ज है। तो आवृत्ति का जो मात्रक है, आवृत्ति की जो यूनिट है, ये क्या होती है? ये होती है हर्ट्ज। याद रखना, हर्ट्ज। ठीक है। तो 1 सेकंड में कोई वस्तु कितने चक्कर लगा रही है? अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रही है तो हम कहेंगे इसकी आवृत्ति कितनी है? 10 हर्ट्ज है। अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा रही है तो हम कहेंगे कि इसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज है। अब सुनिए, एक दूसरी परिभाषा बनती है आवर्तकाल। अच्छे से समझेंगे, आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों ही बड़े गहरे दोस्त। टाइम पीरियड। देखो, मान के चलो आप अपने उस दोस्त से मिले जो अपनी उनके साथ मान लो बड़ा वाला जो मेले में झूला होता है उसको झूल के आया है। तो आप उससे पूछोगे तू यार झूला में झूल का आया हो? वो कहेगा हाँ। तुम कहना नो बता तेरे झूला ने 1 सेकंड में कितने चक्कर लिए? वो कहेगा यार क्या पागल आदमी है, कैसी बात पूछ रहा है भाई, झूला 1 सेकंड में थोड़ी बहुत सारे चक्कर लेता है, वो तो बहुत सारे सेकंड में एक चक्कर लेता है। हो सकता है कि वो 55 सेकंड में एक चक्कर ले रहा हो। तो देखो, जब चीजें बहुत स्लो घूमती हैं तो उनके लिए आवृत्ति परिभाषित करना बड़ा मुश्किल होता है। भाई कैसे बताओगे अगर कोई चीज बहुत स्लो घूम रही है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लेगा? और अगर कोई चीज धीमे घूम रही है तो हम उसके लिए क्या पूछेंगे? वो कहेगा यार तू ऐसे क्यों पूछ रहा हो, तू ऐसे पूछ कि एक चक्कर में कितना समय लिया। तो एक चक्कर में किसी गोल घूमती हुई वस्तु ने कितना समय लिया? एक चक्कर में लगने वाले, एक चक्कर में लगे सेकंड, मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं आपको कि एक चक्कर में कितने सेकंड लगे, यही किसी भी वस्तु का टाइम पीरियड होता है, यही किसी भी वस्तु का आवर्तकाल होता है। ठीक है। देखो ये क्या है? ये है 1 सेकंड में लिए गए चक्करों की संख्या और ये है एक चक्कर में लगे सेकंड। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि भैया आवृत्ति और आवर्तकाल तो एक दूसरे के उल्टे हैं? जरा मुझे बताओ कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ कि हाँ भैया ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कौन कौन? आवृत्ति और आवर्तकाल। इसको यहीं रहने दो। आवृत्ति बताती है 1 सेकंड में कितने चक्कर लिए गए और आवर्तकाल बताता है एक चक्कर में कितने सेकंड लगे। जैसे कि एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लो आपसे पूछा जाएगा कि कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 चक्कर लेती है। अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 चक्कर लेती है तो इसकी आवृत्ति कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो आप कहोगे भैया फ्रीक्वेंसी में हम ये देखते हैं 1 सेकंड में लिए गए चक्करों की संख्या, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 10 चक्कर हैं तो 10 हर्ट्ज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आपसे आवर्तकाल पूछे, इसका टाइम पीरियड पूछे, तो तुम कहोगे भैया टाइम पीरियड का मतलब हम ये देख रहे हैं एक चक्कर में कितना समय लगेगा, एक चक्कर में कितना समय लगेगा। तो भैया अगर 1 सेकंड में 10 चक्कर हैं तो एक चक्कर 1/10 सेकंड में ही तो होगा। तो बोलो है कि नहीं दोनों उल्टे? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। शुभम, रोहित, गौरव, शिखा बेहतरीन बच्चों की तरह है। बहुत बढ़िया आप सभी का रेस्पॉन्स और हर बच्चे का आंसर थम्स अप है कि हाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमें समझ आ गया। बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
याद रखना। अच्छा, टाइम पीरियड का मात्रक क्या है आवर्तकाल का? पहले देखो, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं एफ से, याद रखना, और टाइम पीरियड को टी से दिखाते हैं। तो इसका जो मात्रक है भाई, इसकी जो यूनिट क्या आएगी भाई, यूनिट आएगी एक चक्कर में लगे सेकंड। तो सेकंड ही आएगी, हम यही तो बताएंगे इतने सेकंड लगे। और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे भी हैं, यानी कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे हैं। कभी रटो मत, आप परिभाषा से चीजों को समझिएगा, कभी भी रटना नहीं है, आपको परिभाषा से चीजों को समझना है। बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब, शानदार, सभी को समझ में आ गया आवृत्ति और आवर्तकाल। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं घूर्णन गति से संबंधित हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, अगला मुद्दा आता है कि वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में बल, वृत्तीय गति में बल, यानी कि फोर्स इन, वृत्तीय गति ना कह के कोणीय गति कहिए, दोनों में ही लगते हैं। कोणीय गति कहते ही दोनों गति आ जाती है ना, तो आप कहिए कोणीय गति में बल, यानी कि फोर्स इन एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन में कितने तरह के फोर्स लगते हैं? देखो, जब भी आप किसी गोल चीज को घुमाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पत्थर को घुमा रहे हैं किसी रस्सी से बांधकर, और अगर आप पत्थर को रस्सी से बांधकर ऐसे घुमाएंगे, बहुत तेजी से घुमा रहे हो, और अचानक से आप बीच में रस्सी को काट दीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि पत्थर जो है, अगर गोल गोल घूमते हुए पत्थर की रस्सी अचानक से कटे, तो पत्थर जहां से कटेंगे सीधा ऐसे भागेगा। यानी कि ये बात तो तय है कि पत्थर हमेशा से ही बाहर जाना चाहता था। बोलो यस या नो? पत्थर हमेशा से बाहर जाना चाहता था। तो जब कोई भी चीज गोल गोल घूमती है, उस पर प्रकृति की तरफ से, बाय नेचर है कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा ही लगेगा। याद रखना कि जब भी कोई वस्तु गोल गोल घूमती है, उस पर बाय नेचर एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ही। ये फोर्स चाहेगा कि ये वस्तु बाहर चली जाए। जैसे मान लो ये कोई पत्थर ही घुमा रहे हो आप, ये पत्थर घुमा रहे हो, ये पत्थर है, इस सर्कल में घुमा रहे हो, तो चाहेगा कि ये फोर्स बाहर की तरफ, ये वस्तु बाहर की तरफ चले जाए। और चूंकि ये केंद्र से बाहर की ओर है, तो इसका नाम होता है अपकेंद्रीय बल। अप माने दूर, केंद्र मतलब केंद्र से, तो ये होता है अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। अब जरा आप सोचें, आप इस सोलर सिस्टम के बारे में सोचिए, आप इस ब्रह्मांड के बारे में सोचिए कि सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगर गोल घूमने वाली वस्तु पर एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, जो उसे हमेशा बाहर ले जाना चाहता है, तो ये तो सारे के सारे ग्रह हमेशा धकेल जाते, बाहर गिर जाते। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कभी देखा हो, आप एक बर्तन में पानी भरो, एक डब्बी में पानी भरिए, कुंदे वाली जो डब्बी होती है घर में, और उसको तेजी से घुमाओ, तो आप पाएंगे कि जब डब्बी यहां है, तब भी पानी उसमें से नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरा पानी? भाई पानी का वेट तो, जब डब्बी मान लो बिल्कुल ऊपर है, तो पानी का वेट नीचे काम कर रहा है, एक फोर्स ऊपर भी काम कर रहा है। तो सुनो कि कोई भी वस्तु अगर ना गोल घूम रही है, और ना अंदर आ रही है, ना बाहर जा रही है, तो उस पर अगर बाहर की तरफ एक फोर्स है, तो अंदर भी एक फोर्स लगा है, जो कि हर स्थिति में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम यहां देखें, तो सूर्य इन सब में सबसे भारी है, और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचे रहता है। तो गोल घूमने, अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम पा रही है, तो इसका मतलब उस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगा है। देखिए, बाहर की तरफ तो फोर्स प्रकृति की तरफ से लगेगा, लेकिन अंदर की तरफ से लगाना पड़ेगा। जैसे यहां किसने लगाया है? सूर्य ने लगाया है। और अंदर की तरफ से अगर आप पानी में देखें, तो पानी में ग्रेविटेशन का फोर्स लगा होता है, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स नीचे चाहता है खींचना, और अपकेंद्रीय बल सेंट्री फ्यूगल फोर्स ऊपर खींचना चाहता है। ठीक है भाई, सेंट्री फ्यूगल फोर्स ऊपर खींचना चाहेगा। तो अंदर की तरफ अगर आप एक बल लगाते हैं, अगर आप अंदर की तरफ एक बल लगाते हैं, ध्यान रखना ये आपको लगाना पड़ेगा। इसको बोलोगे, कोई भी बल जो अंदर की तरफ काम करेगा, उसको बोलेंगे हम अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि
सेंट्रीपिटल फोर्स, पी माने पास, पी माने पास लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय का मतलब जो केंद्र की ओर लगे, केंद्र की ओर लगे। बताइए क्लियर है? तो दो तरह के बल कोणीय गति में होते हैं, एक अपकेंद्रीय बल होता है, एक अभिकेंद्रीय बल होता है। परिभाषाएं मैंने अच्छे से लिखवा दी हैं, नोट करने का समय दे दूंगा। अभी पहले इनसे बनने वाले प्रश्नों को आप समझिए। देखो, मुझे ये बताइए कि आपने देखा होगा माता जी जब घर में मथनी से दूध को बिलोती हैं, दही को बिलोती हैं, तो आपने देखा होगा दूध बाहर की तरफ भगता है और उसमें से मक्खन सेपरेट हो जाता है। तो प्रश्न आएगा कि दही से मक्खन निकालते समय, दही से मक्खन निकालते समय कौन सा बल इस्तेमाल होता है? तो बाहर की तरफ लगने वाला कोई भी बल अपकेंद्रीय बल है, यानी कि क्रीम, क्रीम फ्रॉम कर्ड, क्रीम फ्रॉम कर्ड। दूसरा आपने देखा होगा जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें आप देखेंगे कि जब वो घूमती है, या कपड़ों को सुखाने वाले सेक्शन को आप देखना कि उसमें दो चार कपड़े रखना हल्के हल्के, पहले तो वो ढक ढक ही इतना करेगी, अगर कभी घूम भी जाए गलती से तो आप देखेंगे कि जब अचानक से आप उसको ओपन करेंगे स्टॉप करके, तो जो हल्के कपड़े होंगे जैसे रुमाल वगैरह वो उसकी दीवार से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब गोल घूमती हुई वस्तु है तो बाहर की तरफ अपने आप एक फोर्स लगा हुआ है। तो वॉशिंग मशीन में भी यही फोर्स काम करता है, वॉशिंग मशीन में भी यही फोर्स काम करता है। और वॉशिंग मशीन को हिंदी इंग्लिश में वॉशिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आपको अपकेंद्रीय बल के उदाहरण समझ में आ गए? एक बार थम्स अप करिए। अब अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण क्या हो सकते हैं? देखिए, अभिकेंद्रीय बल के बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा केंद्र की ही ओर लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। हालांकि इसके उदाहरण पूछे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत सारे हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जरा कृपया बताएं कि ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं? ठीक है, यहां पे मैंने इनकी परिभाषाएं अच्छे से लिख दी हैं। अभिकेंद्रीय बल को नोट करिएगा और फिर अपकेंद्रीय को कर लेना और मुझे बता दीजिए कि हाँ भैया हमें बढ़िया से समझ में आ गया है। वी कुमार जी, कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, काजल, निशु, शैलेश सभी को समझ में आ गया। दोबारा समझ लेते हैं, बाकी मेरे दोस्त नोट करते रहिए कि देखिए, जब किसी भी वस्तु को गोल गोल घुमाया जाता है तो प्रकृति के द्वारा उस पर हमेशा बाहर की तरफ एक बल लगेगा। आप महसूस करके देखिए, जैसे पत्थर है, एक रस्सी से बांध के घुमाइए और बीच में से काट दो तो पत्थर अपने आप ही बाहर चला जाएगा। भैया तुमने केवल उसको काटा है और पत्थर पे ऐसे फोर्स छोड़ना लगाया, फिर भी पत्थर बाहर चला जाएगा, क्योंकि गोल घूमते समय वो हर समय बाहर ही जाना चाह रहा था। तो प्रकृति की तरफ से जो बल लगता है जब कोई वस्तु गोल घूमती है बाहर की तरफ, उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप किसी वस्तु को घुमाना चाहते हैं तो आपको अंदर की तरफ एक बल लगाना पड़ेगा। जैसे सूर्य सभी ग्रहों पे लगाए हुए है, तुम किसी पत्थर को घुमा रहे हो तो तुम भी एक फोर्स लगा रहे हो जो कि रस्सी में आपको खिंचाव के रूप में प्रदर्शित हो रहा होगा। तो कोई भी फोर्स अगर आप अंदर की तरफ लगाते हो तो उसको कहते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। तो केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय, केंद्र से दूर लगने वाला अपकेंद्रीय, कहानी खत्म। बहुत आसान सी बात है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करें कृपया। ये हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इसके आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। तो आशा करूंगा कि ये नोट हो गया होगा। रवि चौहान जी, बहुत सारा प्यार भाई आपके लिए, लव यू टू। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं
हम थे जहां अपने वहीं, दोनों जहां इसके सिवा जाना कहाँ। एक भैया कह रहे हैं भैया क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ही अपकेंद्रीय है? भैया तुम दोनों भाषाओं में क्यों पढ़ रहे हो? इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में हो तो हिंदी में पढ़ो, ऐसे ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हो? ट्रांसलेशन करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है भाई, चलो आशा करूंगा कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये पॉइंट जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको आप अभी नोट कर लो, बाद में आपको आगे चल के समझ में आएगा कि ये क्या पॉइंट है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको अभी होल्ड कर दें, क्योंकि कार्य हमने पढ़ा नहीं है ना, वर्क अभी तक भी हमने पढ़ा नहीं है। अब देखिए, एक प्रश्न आता है कि जब कोई भी साइकिल सवार हुआ या फिर कोई भी मान लीजिए बाइक सवार है, जो रेसिंग बाइक वाले होते हैं, जब वो बहुत तेजी से किसी सर्कल पे मुड़ते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल लेट जाते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि गोल घूमती हुई किसी भी चीज पर फोर्स लगेगा। और मेरे दोस्त, अगर कोई वस्तु जितनी तेज घूमेगी वो फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। ये मान लो तुम जितनी तेजी से गोल घूमोगे उतनी ही तेजी से तुम पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो जैसे नॉर्मली तुम आराम से मुड़ोगे तो बहुत थोड़ा सा फोर्स लगेगा जो कि तुम्हें बाहर नहीं गिरा पाएगा। लेकिन अगर तुम हाई स्पीड से किसी सर्कल में मुड़ोगे, जैसे मान लो ये सड़क है, ऐसी सड़क है, और तुम बहुत हाई स्पीड से मुड़ोगे तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो तुम्हें पटक देगा, बाहर की तरफ ले जाके दहाड़। इसलिए आपने देखा होगा कि साइकिल सवार वगैरह झुक जाते हैं। देखिए इसलिए झुकते हैं, आप पर कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर आप बहुत तेजी से मुड़ रहे हैं किसी मोड़ पर तो आप पर लग रहा है बाहर की तरफ एक फोर्स। ये तो क्लियर है भाई, प्रकृति की तरफ से एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अब अगर आप झुक जाते हैं तो झुकने के कारण अंदर की तरफ भी एक फोर्स आपको मिल जाता है। झुकने के कारण अंदर की तरफ भी एक फोर्स मिल जाता है जो जो कि इसको काट देता है। तो मुझे ये बताइए, अच्छा ये क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, उतनी गहराई में नहीं जाना, ये 12वीं क्लास की बात है। बस हमें यह समझना है कि भैया झुकने से अंदर की तरफ एक फोर्स मिल जाता है जो बाहर की तरफ के लग रहे फोर्स को निष्क्रिय कर देता है ना भैया? तो हमें कौन सा फोर्स चाहिए बताओ? यहाँ पे हमें तो ये वाला चाहिए ना, हमने झुकने के लिए ये लिया है। तो ये कहां लग रहा है? अभिकेंद्रीय कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि इसको कहेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो प्रश्न आएगा कि बताइए एक साइकिल सवार क्यों झुकता है? तो आप कहोगे कि झुकने से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है, और कोई भी साइकिल सवार या बाइसिकल सवार या फिर आपका जो बाइक सवार है वो गिरने से बच जाएगा। बहुत बढ़िया सुंदर, आपने क्या बढ़िया बताया। अभिकेंद्रीय मतलब भीतर, वाह वेरी गुड। ऐसे भी याद रख सकते हो, अभी माने पास होता है, केंद्र माने केंद्र के, जो केंद्र के पास हो। आसानी से है। बताइए क्लियर है? बिल्कुल हो सकता है भाई राजकुमार जी, बिल्कुल। तो जरा मुझे बताइए, आपको ये प्रश्न बस इतना ही आएगा कि अगर साइकिल सवार या बाइक सवार मोड़ पर मुड़ते समय झुकता है तो कौन सा बल प्राप्त करने की कोशिश करता है? आप कहोगे अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। जितना ज्यादा झुकेगा उतना ज्यादा बल मिलेगा, जितना ज्यादा झुकेगा। आपने देखा होगा, कहते हैं ना मेलों में एक मौत का कुआं रहता है, मैं कह रहा हूं वो जिंदगी का ही कुआं है। मौत का कुआं वो है ही नहीं। मौत का कुआं वो तब होता जब वो बिल्कुल सीधा सीधा होता, लेकिन अगर उसको आपने ध्यान से देखा हो तो ऐसे करके बनाया जाता, ऐसे करके। इसका मतलब कोई भी वाहन उस पर है तो वो झुक जाता है, और झुकने से क्या मिल जाता है? अंदर की तरफ को एक फोर्स मिलता रहता है जो आपको बाहर जाने से रोकता है। तो बाहर का फोर्स बराबर अंदर का फोर्स, दोनों बराबर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है भाई, चलिए बड़े ही लाजवाब तरीके से दोस्त रिएक्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे से समझ में आ गया। बहुत सारा आभार भाई, क्लियर है। विभा, ज्योति यादव, नितिन कुमार, सुनील कुमार, सोनम, बहुत बढ़िया। सोनम ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो। तो ये बात हो गई आपकी कि वृत्तीय गति में साइकिल सवार मुड़ते समय क्यों झुकता है। अब बात आती है कि भैया अगर कार मुड़े, भाई कार तो नहीं झुक पाएगी ऐसे। तो देखो, आपके जो नॉर्मल लोकल रोड होते हैं उन पे उतना ज्यादा तेजी से कोई मुड़ता ही नहीं है कि आपको फोर्स बाहर की तरफ इतना लगे कि वो आपको गिरा दे। ज्यादा तेजी से कहाँ मुड़ते हैं? हाईवे पर। आप कभी ध्यान से देखना कि जो हाईवे वगैरह होते हैं ना, जब वो मुड़ रहे होते हैं तो एक साइड से उठा दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया कार थोड़ी ना अपने आप को मोड़ सकती है।
तो हाईवे को मोड़ने की वजह से कार अपने आप ही झुक जाती है और झुकने की वजह से आपको अंदर की तरफ एक फोर्स मिल जाता है जो कि बाहर लगने वाले फोर्स को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। जितना, अब मान लो कोई वस्तु आपको, भाई कोई आदमी आपको बाहर खींच रहा है 2 न्यूटन के बल से, किसी ने आपको तुरंत ही 2 न्यूटन के बल से अंदर खींच लिया, दो इधर कहीं भी नहीं जाएगी, तो सारा फोर्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी। तो प्रश्न आएगा कि सड़कों का ऊपर क्यों उठाया जाता है, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो आपको कौन सा बल चाहिए था, आपको अभिकेंद्र बल चाहिए था, तो आप रखोगे सड़कों को ऊपर उठाया जाता है ताकि हमें क्या मिल जाए, अभिकेंद्रीय बल। आप कहोगे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो फॉर या टू ऑब्टेन ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन नेसेसरी, टू ऑब्टेन नेसेसरी centripetal force, centripetal force, to obtain necessary centripetal force। क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कार में समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा आभार आपका। चलिए जी, तो ये बात हो गई आपकी कि सड़कों को ऊपर क्यों उठाया जाता है। तो 2D मोशन से इतने ही प्रश्न आपके सिलेबस में आते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब अगला जो चैप्टर चलेगा आपका, 3 चैप्टर हमने खत्म कर लिए, यूनिट्स मात्रक, दूसरा चैप्टर मेजरमेंट यानी कि मापन, और तीसरा चैप्टर जो है हमारा वो है आपका मोशन यानी कि गति, जिसमें 1D और 2D दो चीजें हैं, और साथ ही हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कर लिए थे। तो कल शुरू करेंगे चौथा चैप्टर। उससे पहले एक सिंपल सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्स में बड़ा ही पूछा जाता है, जिसका नाम है इन्वेंटर्स, यानी कि किस वस्तु की खोज किसने की थी। तो इन्वेंटर्स को करेंगे ट्रिक से। अगला टॉपिक है आपका इन्वेंटर्स यानी कि आविष्कारक, और आविष्कारक को करेंगे हम ट्रिक से। उससे पहले आप मुझे बताइए, क्या किसी को कोई समस्या, परेशानी, दर्द, तकलीफ? अगर नहीं है तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको लेकर आगे चलूं। आविष्कारक पढ़ेंगे, बहुत मजेदार मजेदार पेपर में पूछे जाने वाले, और सबको ट्रिक से। ट्रिक से पढ़ने का फायदा है कि आप कभी भूलते नहीं। बहुत बढ़िया। आकाश करें सर, आप दीपक सर के भाई हो? नहीं आकाश, दीपक सर मेरे भाई हैं। मैं आकाश दीपक सर का भाई नहीं हूं, वो मेरे भाई हैं। अरे भैया अजीत कुमार, इतनी बड़ी नहीं बात कहिए, फादर ऑफ फिजिक्स मत कहिएगा। मैं तो एक सेवक हूँ छोटा सा, जो आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। चलो बहुत ही बढ़िया, एकदम जबरदस्त। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बढ़िया समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे। तो इन्वेंटर्स की बात करते हैं, आविष्कारक की बात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया, तो प्यारे दोस्त ट्रिक से याद करेंगे। मोबाइल फोन, फोन में क्या डलता था? कूपन। वो जमाने शायद सबको याद होंगे जब मोबाइल फोन में कूपन डला करता था, और जैसे ही हाय हेलो होती थी, थोड़ी बहुत एक आधा बातें प्यार मोहब्बत की शुरू हुई कि कूपन ही खत्म। 6 रुपये 90 पैसे 10 रुपए कूपन में मिलते थे, दुकानदार उसको भी 11 रुपए का देते थे। तो मोबाइल फोन में क्या डलता है? कूपन। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ? ताकि आपको याद रहे कि मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। कोई कहेगा भैया बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करिए। देखिए ऑप्शंस या तो आ जाएंगे कहीं ना कहीं डायग्राम के साथ, या फिर ये काम के नहीं है। तो हम वही ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो केवल काम के हैं। ठीक है भैया, चलो अगला प्रश्न देख लें। और अगला प्रश्न है कि रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक, तो देखो रडार, आप ऐसे याद रखो, जो हरियाणा के बच्चे होंगे समझ रहे होंगे, कपड़ा होता है जिसको बोलते हैं डांगरी। एक कपड़ा होता है जिसको बोलते हैं डांगरी, रडार से कपड़ा याद रखोगे। और कपड़ा कौन सिलता है? ट्रेलर सिलता है, टेलर सिलेगा। तो टेलर एवं यंग ने रडार का आविष्कार किया। रडार से और प्रश्न क्या बन सकता है कि रडार की फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहोगे कि जो रडार है इसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसकी जो फुल फॉर्म है ये है
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। हरिंदर कह रहे हैं इस बार असम राइफल्स लेनी है, बस हिस्से को आशीर्वाद दो। हरिंदर मेहनत करो, जम के करो, हमारी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी मेहनत काम आएगी। अगला प्रश्न है तड़ित चालक के आविष्कारक। तो तड़ित चालक क्या होता है? जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपने देखे हो, या फिर पुतले स्टैचू आपने देखे हो, मूर्तियां आपने देखी हो, तो बादलों के बहुत करीब पहुंच जाती हैं, और जैसे ही बादलों में बिजली बनेगी, कड़केगी, तो उन पर पड़ने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए उनमें ऊपर से ही धातु की एक छड़ लगा के ले आते हैं, जैसे एक स्ट्रिप लगा लेते हैं मेटल की, जैसे लोहे की लेके लगा के ले आए, तो बिजली जब पड़ेगी तो पूरी मूर्ति पे ना पड़ के केवल लोहे पर पड़ेगी, और वो स्ट्रिप नीचे ला के जमीन में गाड़ देते हैं, तो सारी की सारी बिजली ऊपर से नीचे तक जमीन में चली जाती है। इसको कहते हैं हम लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक। तो तड़ित चालक के जो आविष्कारक हैं वो कौन है आपके? देखो, जैसे कहते हैं ना, जब कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अरे यार ज्यादा तड़ी में मत आ, थोड़ा कूल हो जा, थोड़ा सा क्या हो जा, कूल हो जा, कूल माने ठंडा हो जा। तो तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है आपके? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। रडार क्या चीज है? देखिए ज्यादा गहराई में तो नहीं जाना है, हमें केवल उतना करना है जितने से हमारा काम चल जाए। बाकी मैं आपको बताऊं कि रडार जैसे ये एक डिवाइस है, इसमें से क्या निकलती रहेंगी? किरणें निकलती रहेंगी। ये इसमें से रेडियो वेव्स निकलती रहेंगी, रेडियो तरंगें निकलती रहेंगी। मान लो इसको हमने सेट कर दिया हमारे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो जैसे ही कोई हवाई जहाज पाकिस्तान का हमारे बॉर्डर में आता है, तो वो इन तरंगों को काटेगा, और ये तरंग जैसे ही कटेंगी, ये तुरंत नीचे सूचना दे देंगी कि हमारे देश में दुश्मन देश का कोई हवाई जहाज प्रवेश कर चुका है। तो दुश्मन देशों के हवाई जहाज़ों का पता लगाने के लिए इन सब टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इनसे इतना ही प्रश्न बनेगा जितना मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आपकी उत्सुकताएं बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाध्य हूँ, मजबूर हूँ। बहुत ज़्यादा गहराई में हम जा ही नहीं सकते। पहली तो बात है कि समय की बहुत कमी है। दूसरी बात है कि कंटेंट बस आपको उतना देना है जो एग्ज़ाम के टाइम आप रिवाइज करके एग्ज़ाम निकाल सकें। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी हमारे एग्जाम के लायक चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को हम समझें अच्छे से, लेकिन जो एग्जाम के लायक नहीं है उसको हम नहीं समझ सकते। तो कृपया मैं बस वहीं तक लेके चलेंगे हम चीज़ों को जहां तक हमारा स्तर है। चलिए आगे देखें हम। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा एक्सरे है। अब ऐसे याद रखेंगे इसको कि एक्सरे आप अपनी उनसे मिलने गए भैया, और वहां वो तो मिली नहीं, आपके उनके भाई मिले, और उनके भाई ने पकड़ के आपका राइट हैंड का अंगूठा तोड़ दिया। तो आपका राइट हैंड का अंगूठा टूट गया था। रोंटजन से याद रखोगे राइट हैंड का अंगूठा टूट गया, तो आप क्या कराने गए? एक्सरे करवाने आप गए। ठीक है जी। चलिए रुवेंद्र, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू सर जी, बहुत सारा प्यार भाई। और कोशिश होती है कि बहुत ही आसान सी भाषा में आप सबके बीच में चीजें लाई जाएं। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटजन साहब ने एक्सरे का आविष्कार किया। अगला प्रश्न आप देखें, टेलीविजन। तो टेलीविजन हम बेड पर बैठकर देखते हैं। तो जेएल बेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक हैं। मैं वादा करता हूं कि आपको इन्हें रटने की ही आवश्यकता नहीं है, आपको कभी इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको चाहिए कि सामने एक बार वीडियो लगा के देख ली, ट्रिक्स आपके दिमाग में खुद ही सेट हो जाएंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो भैया परमाणु बम, एटम बम, जहां डाल दो सब चीजों को ओपन ओपन करके रख देता, मतलब ब्लास्ट करके रख देगा, ओपन ओपन करके रख देगा। तो परमाणु बम क्या कर देता है? ओपन। तो परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपनहाइमर साहब ने किया, और इन्हें ही परमाणु बम का फादर भी कहा जाता है, इन्हें ही एटम बम का जनक भी कहा जाता है। इनके ऊपर अभी एक मूवी भी बनी थी ओपनहाइमर के नाम से। तो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर साहब ने किसका आविष्कार किया है? परमाणु बम का आविष्कार किया है। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू, बहुत सारा आभार सभी को। अगला प्रश्न आप देखें, प्रक्षेपास्त्र। तो प्रक्षेपास्त्र को बोलते हैं आप मिसाइल। अब भाई एक बात बताइए कि परीक्षा में पास होने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? ब्रेन की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है। तो परीक्षा में पास होने के लिए आपको जरूरत है ब्रेन की। तो वर्न वॉन ब्रेन, इतना बड़ा भी मत याद रखिए, बस ब्रॉन याद रखिए, ब्रॉन ही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखें कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो हाइड्रोजन बम, अब देखो एटम बम हमने कैसे रिलेट किया कि वो ओपन करके रख देता है, और हाइड्रोजन बम में याद रखेंगे कि ये पूरे अगर वर्ल्ड पे डाल दिया जाए तो वर्ल्ड को तहस नहस कर देगा। तो हाइड्रोजन में याद रखेंगे वर्ल्ड, हाइड्रोजन में याद रखेंगे वर्ल्ड। वैसे भी इसमें डे आ रहा है, इसमें भी डे आ रहा है, कंफ्यूजन के लिए आप ऐसे देख सकते हैं। भाई हाइड्रोजन, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो ओपन होने में और वर्ल्ड को तहस नहस करने में होगा,
तो याद रखना कि उसमें भी डे आता है और इसमें भी डे आता है। हाइड्रोजन और एडवर्ड में डे आ रहा है, आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखें, लेजर का आविष्कार। तो एक आदमी जिसने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, बढ़िया दोनों तरीके से इमेज बनाइए दिमाग में, एक फाइल वाइल लेके जा रहा है और भाई क्या पहन के, ब्लेजर पहन के। एक आदमी जिसने पीएचडी कर रखी है, बढ़िया हाथ में फाइल लेके ब्लेजर पहन के जा रहा है। ब्लेजर क्या होता है, कोट होता है ना, तो भाई ये कोट पहनकर जा रहा है। तो याद रखेंगे, पीएचडी करा हुआ आदमी एक ब्लेजर पहन के जा रहा है। तो लेजर का आविष्कार किसने किया है, आपका पीएच मेमन ने। हमें ये नहीं जानना है कि लेजर क्या होता है, कैसे काम करता है, हमें नहीं जानना रडार क्या होता है, बस हमें इतना करना है रडार का आविष्कार इसने किया है, लेजर का आविष्कार इन्होंने किया है, बस इतनी बातें हमें जाननी है। अगला प्रश्न देखें, कंप्यूटर का आविष्कार, कितना बेहतरीन कंप्यूटर है। तो यहां देखेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर का जो आविष्कार है, तो भाई बेबी की पहुंच से कंप्यूटर को दूर रखना चाहिए। मेरी भाषा में बेबी का मतलब बच्चे हैं, तुम पता नहीं क्या मतलब निकालो। तो बच्चों की पहुंच से कंप्यूटर को आपको दूर रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है माइक्रोफोन, कितना बढ़िया माइक्रोफोन है देखिए। तो जैसे आपका कूपन डला करता था, आपका कूपन डला करता था, वैसे ही फोन में क्या बजती है, फोन में आपकी बेल बजती है। तो याद रखेंगे कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल साहब ने किया। चलिए आप तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं सवालों को, आकाश कुमार, बहुत सारा प्यार भाई, आपके लिए आभार। आगे देखें आप, स्कूटर के आविष्कारक। तो ये है आपका बढ़िया सा एक स्कूटर। अब याद रखो, आप और आपका दोस्त मान लो कहीं बाहर कमरा लेके तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें सुबह भूख लगी, तुमने कही अपने दोस्त से यार ब्रेड लिया भैया, वो कहेगा पहले अपना स्कूटर दे, पैदल ना जाऊंगा। तो आपका दोस्त ब्रेड जब आप मंगाते हो आपसे, तो स्कूटर मांगता है, तो स्कूटर से याद रखोगे ब्रेड, स्कूटर पे बैठ के आप ब्रेड लेके आ रहे हो। तो स्कूटर का आविष्कारक कौन है, ब्रॉड शॉ। आगे आप देखें तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक, तो आप याद रखेंगे, एक आदमी पानी में, मैन माने आदमी, वाटर माने पानी में, एक आदमी पानी में पेन लेकर तैर रहा है, फाउंटेन पेन, पेन लेकर तैर रहा है। तो एक आदमी पानी में पेन लेकर तैर रहा है, क्या होता है फाउंटेन पेन। अरे भैया, जिसको तुम बोलते थे पेन बोला करते थे, अगर तुमने वो जमाना देखा हो, जैसे स्याही हुआ करती थी एक डब्बी सी, 2-3 रुपए की डब्बी आया करती थी और उसमें पेन में डाला करते थे, शायद पता नहीं आपने यूज किया हो या नहीं, लेकिन हमने तो यूज बहुत किया है। तब बॉल पेन नहीं थे। अगला प्रश्न देखें, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे। तो टाइपराइटर, अब देखो हमारे यहाँ एक ऐसा बच्चा है कि वो क्वेश्चन को टाइप करते ही सॉल्व कर देगा, जैसे टाइप करेगा तुरंत सॉल्व। तो याद रखेंगे कि भैया टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, सोल्स हैं। टाइप करते ही सॉल्व कर देगा, तो टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। ठीक है, आगे आप देखें सेफ्टी लैंप। तो भाई जब जब बात होगी सेफ्टी की, हमारी सेफ्टी की, तो कौन सबसे पहले हमारे सामने आएंगे, हमारे डैडी सामने आएंगे। तो हम्फ्रे डेवी साहब ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया है। ये क्या होती है भैया, अरे भैया जहाँ गांव में लालटेन बोले यार, जो गांव में लालटेन होती है उसी को अंग्रेजी भाषा में सेफ्टी लैंप कह के पेपर में दे देता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप देखें कि डायनामाइट के आविष्कारक। तो डायनामाइट क्या होता है, आपने कभी देखा हो, तो जहां से जिन पहाड़ों से खनिज निकलते हैं, उन पहाड़ों को ब्लास्ट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए हम विस्फोटक का इस्तेमाल करते हैं जो कि डायनामाइट रहता है। अब भैया दो नोबेल भाई थे, जिनमें से एक थे अल्फ्रेड नोबल, एक और थे, नोबल उनका सरनेम था। तो दोनों भाई मिलकर डायनामाइट की फैक्ट्री चलाते थे। एक दिन कंपनी में ही डायनामाइट फट गया और अल्फ्रेड नोबेल जो भाई थे उनकी मौत हो गई। तो दूसरे भाई ने कहा कि इस कंपनी से जितना भी पैसा मिलेगा उसे मैं अपने भाई की याद में दान किया करूंगा। तो आपने देखा होगा नोबेल पुरस्कार मिलता है, वो उन्हीं के पैसों से मिलता है। तो आप इस कहानी को याद रखेंगे कि डायनामाइट का संबंध किससे है, अल्फ्रेड नोबल साहब से है। ठीक है, बड़ा ही आसान है। आगे देखें कि कैलकुलेटर। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं तुम्हें कैलकुलेटर दे दूं तो क्या तुम परीक्षा में आराम से पास नहीं हो जाओगे, भैया तुम तो टक 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 सारी कैलकुलेशन कर दोगे। तो कैलकुलेटर मिलते ही तुम पास हो जाओगे। चलिए अनुराग, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू भाई, बहुत सारा प्यार आपके लिए। और साइकिल के आविष्कारक, साइकिल यहाँ है, यहाँ देखिए आप, साइकिल कितनी बढ़िया साइकिल है। तो हम तो भैया गरीब आदमी हैं, मैं और आप तो गरीब आदमी, हरीश तो अपना अमीर आदमी मिलने जाएगा बढ़िया गाड़ी में, मैं और आप तो गरीब आदमी हैं। अब भैया हम किससे मिलने जाते हैं, जब अपने उनसे मिलने जाते हैं तो साइकिल से। तो साइकिल का आविष्कार किसने किया भैया, जब मिलने जाएंगे, हम मिलने जाते हैं मिलन करने के लिए तो साइकिल से जाते हैं, तो इसका आविष्कार किया के मैकमिलन ने।
किसने किया? के मैकमिलन साहब ने किया। आगे देखें, मैं बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा प्यार आ रहा है, जैसे गोलू कह रहे हैं, लग रहा है सर आपसे पढ़कर बहुत समझ में आ रहा है। देखो, मैं इतना बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, ये तो आपको अभी तक महसूस हो ही गया होगा कि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। और ये भी आप चेक करके देखिए कि हर एक चैप्टर से पूरा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और कोशिश होती है बड़ी ही आसान भाषा में आपके बीच में कंटेंट को पेश कर दिया जाए। आप इतना अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। और आपके प्यार की तो मैं क्या ही शब्दों में बयां करूं, बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से भी। रिवॉल्वर का आविष्कार, तो याद रखेंगे कि रिवॉल्वर किससे मिलकर बनती होती है? बोल्ट से मिलकर बनी होती है। भाई रिवॉल्वर में क्या लगे होते हैं? बोल्ट लगे होते हैं। तो रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं सैमुअल कोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, रेडियो का आविष्कारक कौन है? तो भैया जी, जब अपने पड़ोसी से आप रेडियो मांगने जाते हैं, वो कैसे कहते हैं? हरियाणा में ऐसे बोलते हैं, महारा को ना भैया, हमारे ना रेडियो वीडियो कहीं और से जाके देख। तो भैया जब आप रेडियो मांगने जाते हैं तो आपके पड़ोसी ने आपको भगा दिया कह के मारे कोना, फिर सिलेक्शन के बाद आपने उसी के घर में 1 किलो मिठाई अलग से भिजवाई। आगे देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बच्चों को बस एक बात पता है अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित कि सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया, बिल्कुल अच्छी बात है, पता है, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन इसके लिए ना नोबेल प्राइज नहीं मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बहुत सारी थ्योरी दी थी, बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। आप इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे, ट्रिक बनी हुई है कि कोई आदमी जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं, जब उन्हें नोबेल प्राइज मिल रहा है तो वो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो याद रखोगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को जब नोबेल प्राइज मिल रहा है तो वो क्या खिंचवा रहे हैं? फोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं कि आप 12th में पढ़ाते तो टॉप करते, कोई बात नहीं है, जो चीज़ें गुजर गई उनके बारे में मत सोचिए, बस अभी ध्यान से चीज़ों को पढ़िए, और इस बार एक सिलेक्शन, एक वर्दी लेकर ही रहनी है। डायनामो की खोज किसने की? तो डायनामो की खोज की थी आपकी माइकल फेराडे साहब ने। आप सीधा सीधा इसको याद रखेंगे। ट्रांसफॉर्मर की खोज भी आपकी माइकल फेराडे साहब ने भी की, इसको भी आप सीधा सीधा याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स भी खत्म हो जाते हैं, प्रमुख आविष्कारक भी खत्म हो जाते हैं। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गति के नियम। अब गति हमने समझ ली, अब देखेंगे कि गति किन नियमों से चलती है। तो उसको समझने के लिए, लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए आपको मोशन की समझ होना बहुत जरूरी है। तो कृपया उसको बढ़िया तरीके से पढ़ के आएं। अभी हमारे पास 8 मिनट का समय है, तो 1-2 मिनट आज मैं आपसे बातें करूंगा। और मैंने बीच में कमेंट देखता रहता हूं अक्सर कि भैया कुछ मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो। भैया देखो, पहली बात तो ये है कि आप, हो सकता है मेरी बातें आपको अजीब सी लगे, अलग लगें, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें, या जब आपकी नौकरी लग जाएगी 2-1 साल बाद, आपको लगेगा कि हाँ मैं ठीक था। क्योंकि मेरा भी जिंदगी का कुछ ना कुछ अनुभव है। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे आज एक कह रहा हूँ, मानना हो मान लेना, नहीं मानना हो मत मानना, आपके हाथ की बात है, कि प्रैक्टिकली रहो, व्यवहारिक रहो। जितना तुम व्यवहारिक रहोगे उतने ज्यादा दर्द कम उत्पन्न होंगे, और भावनाएं आपकी कम टूटेंगी, फीलिंग्स आपकी कम ब्रेक होंगी, जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे। अगर आप नजर उठा के देखें कि इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत आज यही है कि वो हर आदमी से उम्मीद करता है, और जब वो आदमी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वो उससे नाराज हो जाता है। तो भाई साहब, सबसे पहली चीज तो है कि प्रैक्टिकली रहिए, व्यवहारिक रहिए, और व्यवहार में ये सोचिए कि क्या ऐसी उम्मीद कर पाना मेरे लिए अच्छी बात है? क्या ये उम्मीद मैं कर सकूं? जैसे मान लो किसी भी रिलेशन में, कोई बुरा मत मानना प्लीज, मैं जस्ट समझाने के पर्पज से बात कर रहा हूं, किसी भी रिलेशन में अगर आप ये बात करें कि आप किसी पे बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शक करे चले जा रहे हैं, दिन भर उसको भला बुरा कहते हैं, चाहे किसी तरह का वो रिलेशन हो, क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ हमेशा रहे? भाई आप भी कैसे उनके साथ रह सकते हो? अगर कोई आप में डेली कमी निकाले तो कैसे आप उनके साथ रह सकते हो? तो प्रैक्टिकली सोचिए कि प्रैक्टिकली क्या सही है। अगर हम किसी में डेली कमी निकालें, किसी पे डेली डेली डाउट करते रहें, तो भैया क्या वो हमारे साथ कभी रहेगा? नहीं। तो कोई ऐसा उड़ा के ले जाएगा जो उसकी तारीफ करता होगा। तो प्रैक्टिकली रह के सोचिए। दूसरा, मोटिवेशन की बात हम कहें, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, मोटिवेशन की बात ऐसी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लाइन की शायरी सुना दूं, 2 लाइन का कोई किसी की लिखी हुई गूगल गूगल से पढ़ के शायरी आपको सुना भी दूं मोटिवेशन वाली, तो कितनी देर के लिए वो मोटिवेशन है? शायद 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। आप फिर किसी दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे और उसको भूल जाएंगे। भाई मोटिवेशन आप अपने परिवार की परिस्थितियों से लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पिताजी एक किसान हैं, आपकी माताजी एक हाउसवाइफ हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने में मजबूर हैं,
आपको दिख रहा है कि अगर भगवान ना करे, लेकिन देखिए माँ बाप की बढ़ती हुई उम्र है, कल को कोई बुढ़ापे में सबको बीमारियां लगती हैं, वो बीमार हो रहे हैं, उनके ऑपरेशन के लिए किसी भी चीज के लिए आपके पास 50 भी हजार रुपए का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको पैसे कमाने चाहिए। मैं नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, लेकिन इतना भी मान लीजिए पैसे के बगैर भी आज की दुनिया में कुछ नहीं है। तो आपको पैसा बहुत, ऐसा नहीं है बहुत मोटा कमाना, ऐसा नहीं है किसी का गला घोट देना, चोरी करनी है, 2 नंबर करना नहीं, लेकिन उतना तो करना है कि जितने में आप अपना और आपके ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनका भरण पोषण आसानी से कर सकें, आप अपनी बेसिक सी जरूरतों को पूरा कर सकें, रोटी कपड़ा और मकान की। ये मोटिवेशन ही तो है। तुम्हें नींद आती है पढ़ते में, अपने माँ बाप का फोटो लगा लो सामने, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। अपने छोटे भाई बहनों का फोटो लगा लो कि हाँ मुझे इनके लिए कुछ करना है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन तुम इन बातों को समझ गए, तुम्हें किसी से ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मेरी भी नहीं किसी की भी बातें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या मोटिवेशन होता है। तो भैया मेरे मेरे दोस्त, आप व्यवहारिक जिंदगी में रहिए, और व्यवहारिक जिंदगी में मोटिवेशन कोई काम नहीं है। मोटिवेशन का व्यवहारिक जिंदगी में है कि हाँ मुझे अपना जीवन सफल बनाना है, और अगर मैं जीवन सफल बनाना चाहता हूं तो मोटिवेशन से सफल नहीं बनेगा, वो बनेगा पढ़ने से। पढ़िए, अपना समय दीजिए, वो बनेगा जब चीजें मुझे ज्यादा समय तक याद रहेंगी। मैंने आपको मोटिवेशन देके 4 लाइन सुना दी, क्या आपको चीजें याद हो गई? नहीं याद होंगी। याद तो वो तभी होंगी जब रिवीजन करोगे। तो भाई साहब रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई को समय दीजिए, कुल मिलाकर बात यह है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा, पढ़ाई को समय दीजिएगा। और क्या ये बात आपको बताने की जरूरत है? मुझे बताओ, क्या आप 2 साल के बच्चे हो कि मैं आपसे कहूं, मैं आपको मोटिवेशन के माध्यम से यह बात बताऊं? शायद कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि 4 लाइन मोटिवेशन से मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो मैं खूब दिन भर बैठ के यहाँ मोटिवेशन दूंगा, आप भी मोटिवेशन लेते रहो। बट अगर आपको लगता है नहीं, पेपर क्लियर होगा बैठ के पढ़ने से, पेपर क्लियर होगा बैठ के रिवाइज करने से, पेपर क्लियर होगा बैठ के मॉक टेस्ट लगाने से, पेपर क्लियर होगा बैठ के प्रैक्टिस सेट लगाने से। ये 4 से 5 काम तो करने ही हैं। इतना कर लो, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशन की। और अगर तुम मोटिवेशन की चाह में हो तो कहीं ना कहीं तुम एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तुम एक अस्थायी तरीका ढूंढ रहे हो। कोई जिंदगी में अस्थायी चीजों की कोई जगह ही नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो अस्थायी है उसकी कोई जगह नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेहनत से बढ़ो, अपने परिवार की स्थितियों को ध्यान में रखिए। अगर आपके मन में कभी कुछ पढ़ाई के ट्रैक से हटने का आता है, तो भी क्या ही मोटिवेशन आपके लिए काम करेगा, फिर आप हट ही जाओगे। तो भैया सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि अपने परिवार की स्थितियों को ध्यान में रखिए, पढ़िए। नौकरी की एक सख्त जरूरत है। मैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं आपकी स्थितियों को बारीकी से समझ पाता हूँ। बहुत ज़रूरत होती है मीडियम फैमिली में पैसे की, बहुत ज़्यादा। पिताजी के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि आपको 500 रुपये कोर्स के लिए आज दे दें, आज मांगोगे परसों देंगे। ज़्यादातर काम तो फसल उठने पे ही होते हैं। पता चला फसल के टाइम पे भी बारिश हो गई, बह गई। ये मतलब इससे ज़्यादा कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको? नहीं। क्या आप आने वाली ज़िंदगी ऐसे ही काटना चाहते हैं? शायद नहीं। तो बेहतर बनाने के लिए मेहनत करिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।